हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 to 122 इन पार्ट वी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में इसमें मेंशन किया गया है आर्टिकल 79 to 122 और ये पार्ट 5 में है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर्स। तो द प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ एदर ऑफ द हाउस। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, बट ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। बिकॉज अगर कोई भी बिल पास होता है कोई भी लोअर हाउस या अपर हाउस से, विदाउट हिज असेंट वो एक लॉ और एक्ट नहीं बन सकता। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या क्या मेंशन किया गया था, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड अगर इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने होल्ड किया हो तो वो डिस्क्वालीफाइड है। इफ़ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड देन वो डिस्क्वालीफाइड है। इफ़ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट मीन्स अगर उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी हो और उसने पे नहीं किया होगा तो वो भी डिस्क्वालीफाइड है। इफ़ ही इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है और he has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of alliance to a foreign state, तो वो भी डिस्चार्ज है। and if he is so disqualified under any law made by parliament, तो ये जो भी मेंशन किया गया है ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था, फिर इसके बाद और कुछ अमेंडमेंट किए गए और दूसरे एक्ट के द्वारा और कुछ डिस्क्वालिफिकेशन पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। द पार्लियामेंट हैज लेड डाउन द फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन, पहले हमने देखा अभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, अभी हम एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन क्या है इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जो हमें अभी पढ़ा वो मेंबर बनने से पहले क्या क्या प्रोसीजर है, मीन्स इलेक्शन से पहले और वो मेंबर बनने से पहले ही किस तरफ से वो डिस्क्वालीफाइड है ये मेंशन किया गया है। ये सब अभी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन किया गया है ये है इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से वो जीत के आया फिर भी कैसे डिस्क्वालीफाइड होगा ये मेंशन किया गया है। ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टन इलेक्शन ऑफेंस, इलेक्शन ऑफेंस नहीं किया गया, इलेक्शन में कोई करप्शन नहीं किया गया, अगर किया होगा तो वो भी डिस्क्वालीफाइड है। ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years, मीन्स अगर उसके कोई सज़ा हुई हो, अगर 2 साल से ज़्यादा हुआ हो तो वो भी डिस्क्वालीफाइड है। बट द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज नॉट ए डिस्क्वालीफाइड। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अनुसार अगर वो इम्प्रिजनमेंट में है 2 साल से ज़्यादा भी है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, पर अगर उसको सज़ा मिली है 2 साल और 2 साल से ज़्यादा तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता और ये डिस्क्वालीफाइड है। और कितने साल के लिए रहेगा? ये 6 साल के लिए रहता है डिस्क्वालीफाइड। He must not have failed to lodge an account of his election expense within the time he has to pay it. He must not have any interest in government contract, work और services. वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क और सर्विस में। He must not be a director or managing agent nor hold an office of profit जिसमें गवर्नमेंट का 25% या उससे ज़्यादा शेयर हो, उसमें वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। He must not have been dismissed from government service, वो अगर फॉर करप्शन के लिए अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस से उससे डिसमिस किया गया हो वो भी मेंबर नहीं बन सकता। He must not have been convicted for promoting enmity between different ग्रुप्स में अगर झगड़ा लगाता हो कोई तो वो भी मेंबर नहीं बन सकता। और फॉर द ऑफेंसेस ऑफ ब्रेवरी अगर लेता होगा तो भी वो मेंबर नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालीफाइड है। ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर फ्रेचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स, अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, डाउरी और सती प्रथा प्रैक्टिस कर रहा है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड है। ऑन द क्वेश्चन वेदर ए मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द एबव डिस्क्वालिफिकेशन, बट प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल रहता है, अगर इसके अंडर भी आता है तो प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल रहता है। हाउएवर ही शुड ऑब्टेन, तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन से भी ओपिनियन लेना चाहिए क्योंकि ये सब प्रोसीजर्स वही इलेक्शन के बाद आता है अगर कोई
मेंबर बनता है, उसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। तो फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का रहेगा, पर वो कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन से। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर इन कंसल्टेशन विथ प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ओपोजिशन। फिर हम जानेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मीन्स दल बदल अगर कोई करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन दैट ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, और ये डिफेक्शन किस शेड्यूल के अंदर आता है? 10th शेड्यूल में। क्या क्या प्रोसीजर है? इफ़ ही वॉल्यूंटरी, अगर कोई मेंबर गिव अप करता है उसका मेंबरशिप ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस, वो भी डिस्क्वालीफाइड होता है अगर कोई वॉलेंटरीली गिव अप कर देता है। इफ़ ही वो, अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंडर वो आता है उसको उसका प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता है। व्हाट दिस इज, इफ़ ही वोट, अगर वो उसके अगेंस्ट वो वोट करता है, लोकसभा में हो और राज्यसभा में हो, और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, अगर उन वोटिंग से दूर रहता है इन द हाउस कंट्रारी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, तो वो भी डिस्क्वालीफाइड है। एंड इफ एनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो भी डिस्क्वालीफाइड है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। फोर्थ है, इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो भी इलेक्टेड नहीं होते, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, उनको 6 मंथ्स के अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर 6 मंथ्स के बाद अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाइड है। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, जो डिफेक्शन के अंदर आता है, इट इज़ डिसाइडेड बाय चेयरमैन। राज्यसभा में ये चेयरमैन डिसाइड करता है कौन डिस्क्वालीफाइड है, एंड लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करता है कौन डिस्क्वालीफाइड है, नॉट द प्रेसिडेंट। और क्या प्रोसीजर है? वेकेटिंग द सीट्स मीन्स डबल मेंबरशिप। ए पर्सन कैनॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। कोई भी मेंबर लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर नहीं बन सकता। इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days इन व्हिच हाउस ही डिजायर्स टू सर्व। अगर कोई भी पर्सन लोकसभा में भी इलेक्ट होकर आ जाता है, राज्यसभा में भी इलेक्ट होकर आ जाता है, तो विद इन 10 days, अगर जैसे लोकसभा में फर्स्ट वो इलेक्ट होकर आए, फिर सेकेंड वो राज्यसभा में आए, तो उन जब उनका नाम आएगा विद इन 10 days उनको एक छोड़ना पड़ेगा इधर लोकसभा और राज्यसभा। If a sitting member of one house is also elected to other house, his seat in the first house becomes vacant. वो सेकेंड बार जो जिसमें नॉमिनेट होकर आएंगे वही रहेगा, फर्स्ट जिसमें थे वो चला जाएगा। सो इसको बोलते हैं डबल मेंबरशिप। सेकेंड है थ्रू रेजिग्नेशन। ए मेंबर में रिजाइन कर सकता है। अगर वो राज्यसभा का मेंबर हो तो चेयरमैन को रिटर्न में लिख के रिजाइन कर सकता है, और अगर लोकसभा का मेंबर हो तो स्पीकर को। और absence, a house can declare the seat of a member vacant if he is absent from all its meetings for a period of 60 days without its permission। मगर अगर कोई मेंबर 60 डेज से ज़्यादा विदाउट एनी परमिशन, टेकिंग परमिशन, अगर वो स्पीकर हो या चेयरमैन से परमिशन लिए बिना अगर लगातार जो सेशन चल रहे हैं टोटल मिला के अगर 60 डेज से ज़्यादा एब्सेंट रहता है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड है। सो वेकेटिंग सीट में क्या क्या आए? डबल मेंबरशिप, रेजिग्नेशन एंड एब्सेंस। और फिर आए ओथ और अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन में है कोई भी मेंबर विदाउट ओथ, विदाउट टेकिंग ओथ, ओथ कौन लेता है? इधर प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, वो मेंबर नहीं बन सकता। अनलेस ए मेंबर टेक्स द ओथ ही कैन नॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स। Salaries and allowance. Members of either house of the parliament are entitled to receive such salaries and allowance as may be determined by the parliament. And there is no provision of pension in the constitution. Constitution में हमारे जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर के लिए कोई पेंशन का प्रावधान नहीं था, बट पार्लियामेंट हैज़ प्रोवाइड, अभी उससे पार्लियामेंट दे रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।